बेस थ्योरम। इससे पहले प्रोबेबिलिटी आपको बहुत आसान सी थी, ये और आसान है। देखो इसमें सवाल की पहले तो पहचान। अब आपको सवाल जो मिलेंगे, अब तक आपने देखा है कि मान लो एक बैग कंटेन 5 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल्स, एक बॉल निकाली, वो बॉल ब्लैक बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम इसको आराम से कर देते हैं। अब तक जो भी सवाल होते थे उनमें क्या था, एक बैग या एक बॉक्स कंटेन ऐसा करके। अब एक नहीं आएंगे, 2 3 4 कितने भी आपके पास बैग हो सकते हैं। सवाल होगा जैसे मान लो हमारे पास एक बैग ये हो गया ए, एक बैग बी हो गया, एक बैग सी है। इनमें कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, मान लो 7 ब्लैक 4 रेड 3 ब्लैक और 3 रेड, 1 ब्लैक 1 रेड। अब 2 काम होंगे आपके एक साथ। जैसे कि आपने रेंडमली एक बैग को सिलेक्ट किया, फिर एक बॉल निकाली, वो बॉल लाल होगी और वो बैग पहले से आई होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 काम होंगे। पहले तो बैग सेट किया, रेंडमली एक बैग चूज किया, फिर उसमें से एक बॉल निकाली, बॉल पाई गई लाल। देखिए तो कैसी पाई? लाल। लेकिन अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग पहले वाले से आई है या सेकंड से या थर्ड से। इसमें 3 आपके बैग थे, कुछ और भी सवाल हो सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह के सवाल को डील कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। चलो पहले हम सवाल देखते हैं। ऐसी किसी को लेते हैं सवाल। एक बैग कंटेन 7 ब्लैक बॉल 4 रेड बॉल 3 रेड। इसको इधर लिख के करेंगे। मान लो हमारे पास 3 बैग है। आप जब इसको करोगे क्वेश्चन को तो बैग बना लोगे गोल गोल से। नाम इनका रख दो ए बी और सी या एक्स वाई जेड, जो भी आप बोलना चाहें, या बैग फर्स्ट, बैग सेकंड या बैग थर्ड। तुम्हें इनमें कुछ बॉल या कुछ सामान दे दिया गया होगा, जैसे 4 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल, 5 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल। लिखिए रेंडमली। अब सवाल ये है कि हमने रेंडमली एक बैग को चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाल ली, बॉल रेड पाई गई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल पहले बैग से आई है। तो सबसे पहला काम आप करना, बैग को सिलेक्ट करना। लेट कर लेते हैं कि E1, E2, E3 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बैग के नीचे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 3। 3 बैग है मेरे पास, तो इनमें से एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 1/3 1/3। इतना काम आप आराम से कर सकते हैं। अब बॉल कैसी पाई गई है देखने पर? रेड। इसका नाम आप रख सकते हैं लेड। ए डिनोट द अकरेंस ऑफ रेड बॉल। ये हमने मान लिया। ए एक्स जो भी आप कहना चाहें रख सकते हैं। अब देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप पढ़िए, इसको पढ़ कर दिखाओ मुझे क्या बोलेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जबकि बैग 1 हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड। इसका नाम होगा ये बैग 1 सेलेक्ट कर चुके हैं, तो रेड बॉल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनको भूल जाओ। एक बैग है मेरे पास, लाल बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हो सकता है ना। इसको पढ़िए PA/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हाइल बैग सेकंड सिलेक्टेड कितना आएगा? 5/11। इसको पढ़िए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आएगा? 2/5। इतना काम कर सकते हैं।
अब तुम्हें लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला की जगह छोड़ दीजिए कोई सी, लगाएंगे फॉर्मूला, सवाल कर लेते हैं पहले। अब इसको पढ़िए जरा एक बार, इसको पढ़िए। E1 है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट, यदि बॉल लाल है तो। इसकी तो प्रोबेबिलिटी होती है, ये घटना पहले हो चुकी है, इसका नाम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, जबकि बॉल लाल है। और हमसे क्या क्या पूछा गया था? ये पूछा गया बॉल लाल पाई गई, बॉल लाल आपकी निकल के आ गई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग पहले से आई से। ये तो पूछा गया आपसे। वो बात कर रहा है आपसे सवाल में बैग 1 से आई है, तो बैग 1 का सिस्टम ये है, इसका मल्टीप्लाई से बताओ 1/3 गुणा 4/7 अपॉन। अब ये सारे, इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा 1/3 गुणा 4/7 प्लस 1/3 गुणा 5/11 प्लस 1/3 गुणा 2/5। इतना काम करेंगे हम। इसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के अब लिखेंगे फॉर्मूला। सवाल पहले कर लेंगे आराम से पूरा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब लिखेंगे आप फॉर्मूला इसका E1/A इक्वल टू, जो काम आपने यहाँ पे किया है उसके हिसाब से लिख दो फॉर्मूला। जैसे ये वैल्यू किसकी है? PA/E1, तो PA/E1 इंटू PE1 अपॉन PA/E1 इंटू PE1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस। फॉर्मूला याद करना बड़ा अजीब सा है, तुम याद नहीं कर रहे इसको। ये सवाल पूछता कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल सेकंड बैग से आई है, तो ऊपर हम क्या रखते? सेकंड बैग का डेटा ऊपर रखते, बात नहीं से कर देते। यहां पे क्या लिख देते हम? E2 कर देते। बैग थर्ड से आया तो बैग थर्ड कर देते। इतना काम करना है। और ये आपका सवाल फुल बीटीएस का है। हाँ जी, बेस थ्योरम को आप हल्के में ना लें, हल्के में सवाल हो गया है। सवाल अब यही आपको देखना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होगी, ये बात होगी आपको ये पता लगाना कि E1, E2, E3 क्या क्या है। हमेशा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्रोबेबिलिटी हमेशा बनाएगी, देखना आप सवाल में। ठीक, इतना करने के बाद इनको एग्जाम में ऐसा लिखें, बैग के नीचे लिखें, ताकि आपको इसको लिखने में आसानी रहे। जो भी पूछा जा रहा है कि बैग सेकंड से है तो सेकंड बैग का डेटा ऊपर, यही गुणा करके ऊपर लिख देंगे। इसको आप PE1, PE2, PE3, PA1 ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ढूंढने में। ये बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे लिखो हॉरिजॉन्टल लाइन में और ऐसे ऐसे करो। चलो एक सवाल और देखते हैं एनसीईआरटी से। वो सवाल तुम्हें मिलेगा, सवाल साथ लास्ट का क्वेश्चन है। डॉक्टर सवाल छाट के करवा लेते हैं, कार्ड वाला। तो सवाल कौन सा नंबर का सवाल है वो? तो देखो सवाल यह है कि एक 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता खो गया है, और पत्ता खो जाने के बाद हमने सिर्फ क्या पत्ते निकाले? 2 पत्ते निकाले। वो दोनों पत्ते डायमंड के पाए गए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया हुआ पत्ता भी डायमंड का था। समझ लीजिए, 12 पत्ते गड्डी होती है नहीं, उसमें से एक पत्ता खो गया है। खो जाने के बाद 2 पत्ते निकाले गए हैं, वो दोनों पत्ते कैसे पाए गए? डायमंड के। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया हुआ पत्ता भी डायमंड का था। तो अब इसमें पहले काम देखो। अभी जो हमें सवाल किया है, क्या किया था कि 3 बॉक्स थे, बॉल निकाली गई। पहले क्या था कि बैग को चूज करना था। इसमें क्या है कि सवाल को ध्यान देखो कि खोया हुआ पत्ता डायमंड था। तो लास्ट में क्या लिखा था हमने? अब तुम सवाल याद होगी, ये लिखा था इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल फर्स्ट बैग से आई है। तो
E1 की हिंट आपको यहाँ से मिल रही है कि E1 E2 क्या चल रहा है। जब बैग 1 बैग 2 की बात चल रहा है तो वो 1 2 3 मतलब E1 E2 E3 हो सकते हैं। इसमें क्या बोलना है लास्ट में लाइन, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया पत्ता डायमंड था। अच्छा, पत्ता खोना E1 E2 E3 हो सकते हैं। तो E1 E2 E3 की बात करेंगे तो इस केस में E1 का मतलब क्या है कि डायमंड कार्ड खो चुका है। सपोज डायमंड का जो कार्ड है वो लॉस्ट हो गया, मान लिया हमने। E1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि खोया पत्ता डायमंड ही खो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि डायमंड का जो कार्ड है वो नहीं खोया, नॉट लॉस्ट, वो पॉसिबल हो सकती है। ये कह रहा है लास्ट में इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया पत्ता डायमंड था। दो केस हो सकते हैं, या हो सकता है डायमंड खो गया हो या कोई और हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी E1 कितनी होगी, डायमंड के खोने की प्रोबेबिलिटी। डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं ना। तो 13/52 या 1/4 कह लो, ये खोने की हो गई। तो डायमंड ना खोने कितनी हो जाएगी, 3/4। कुछ और खोया होगा भाई, डायमंड 13/52 तो 39/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो अब क्या बोल रहा है वो, दो पत्ते निकाले गए, दोनों डायमंड पाए गए। इसके लिए आप नाम रख सकते हैं लेट ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड। ठीक है, लेट ए रिप्रेजेंट बोथ कार्ड्स आर डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका नाम बोथ कार्ड्स आर डायमंड, जबकि डायमंड खो गया है। एक डायमंड खो चुका है तो डायमंड कितने बचे, 12 बचे। 12 में से 2 डायमंड निकालने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 12 में से 2 डायमंड। इसको करने के 2 तरीके हो जाएंगे। तरीका नंबर 1 देख लो, 12 में से 2 51 में से 2, 51 तो रह गए, एक पत्ता खो चुका है, ये तो बनेगा फेवरेबल केस बटे टोटल केस। या एक बात देखो, 12 डायमंड रह गए, पहला पत्ता निकालना कितने में से, ये बनेगा। एक और निकालना गया है तो ये हो जाए, ये भी निकल के आएगा। इसको सोल्व करेंगे ना, कितना आएगा देखो, 12 से 2 कितना आएगा, 12/11 सॉरी 2, 11/1। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, 51 से 2 का मतलब 51/2, 50/, ये तो कट गएगा, क्या बना, ये बनेगा। ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पे आ जाओ, इसको पढ़िए। बोथ कार्ड्स आर डायमंड, जबकि डायमंड खोया नहीं। तो कुल डायमंड कितने बचे मेरे पास, 13। कुल पत्ते कितने बचे, 51। तो 13 में से 2, 51 में से, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास, वो आ गई 12 गुणा 11/51 गुणा, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 13 गुणा 12 51 गुणा, अच्छा सी निकल के आ जाएगी। अब सवाल में क्या पूछना है आपसे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया हुआ पत्ता भी डायमंड था। तो डायमंड था, ये वाला केस। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप, PE1/A। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया पत्ता डायमंड था, जबकि डायमंड ही के दोनों कार्ड निकले हैं, बोथ कार्ड्स आर फाउंड डायमंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया पत्ता भी डायमंड था, तो इसका ये मतलब है। तो ऊपर कौन सा आएगा, ये 1/4 गुणा 12/51 गुणा 11/50 अपोन में क्या जाएगा, इनका दोनों का गुणा करके सम 1/4 इंटू 12 गुणा 11/51 गुणा 50 प्लस 3/4 13 इंटू 12 51 गुणा 50। एलसीएम लोगे तो मर जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व 4 ही बढ़ जाएगा,
12 गुणा 11 बटे 12 गुणा 11 प्लस 13 या 39 गुणा 12। सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, जो सॉल्व करके आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी बाकी रह गया एक नया फॉर्मूला, सही है ना। इसके बेस पर आप क्या लिखोगे, तो आपको पता चला कि E1 E2 क्या करना है। बेस थ्योरम में E1 और E2 के बारे में जो मिलेगी जानकारी, वो कहां से मिलेगी आपको, वो मिलेगी आखिरी लाइन से, ठीक है ना। तो एक सवाल और देखते हैं, उसमें वो सवाल होगा, एक लड़की टॉस कर रही है, सवाल नंबर देखो कौन सा है, इसके ऊपर ही होगा डाइस। सवाल नंबर कौन सा है, 10वां। चलो सवाल पढ़ो, सवाल नंबर 10 ये है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस if she get 5 or 6, toss a coin 3 times। एक लड़की है जो डाई रोल करती है, यदि 5 और 6 आता है उस पर, या तो 5 या 6, तो वो एक टॉस को कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम्स करती है टॉस। यदि 1 2 3 4 आता है तो 1 टाइम टॉस करती है, और गिनती है इसमें कितने हेड आ रहे हैं, कितने हेड आ रहे हैं। तो इस बात, यदि उसको मिलता है एग्जैक्टली 1 हेड, यदि उसको मिलता है एग्जैक्टली 1 हेड, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 1 2 3 4 वाले केस वाला होगा। अब देखो दो काम हो रहा है, दोनों उसको क्या मिला, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस वाले केस का हेड है। तो जो लास्ट लाइन में क्या है, ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस, ये बन गया आपका E1 और E2। तो E1 की बात करें, इसमें E1 का मतलब मान लेते हैं कि डाई पर रिप्रेजेंट हो रहा है, सो हो रहा है 5 और 6। ये केस कौन सा मान लेंगे, E1। ये केस आपका हो जाएगा E2। तो डाई पर 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलिए, 2/6 भाई। 5 आने की 1/6 या 6 की 1/6, 2 की एक प्रोबेबिलिटी है 2/6। या E2 की बात करें तो 4/6 हो जाएगा। इनको काट लें या नहीं काटे, वो बाद में कॉमन में समाप्त कर जाता है। अच्छा जी, अब ये केस क्या कहता है, 3 टाइम टॉस किया तो क्या बनेगा, सिंपल स्पेस, हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बना। सेम इसमें बना आपका एग्जैक्टली 1 हेड, उसने हेड काउंट किए, 3 हेड मिले, 2 हेड ऐसे। तो इस केस में एग्जैक्टली 1 हेड, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, इसमें। तो यदि A रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, यदि A रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसका नाम क्या होगा, एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन डाई रिप्रेजेंट 5 और 6। 5 और 6 पर एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो 3 बार आया है 1 हेड, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड जबकि डाई ने शो किया है 1 2 3 4, तो 1 हेड तो एक ही बार आया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि शो तो हो गया 1 हेड, लेकिन वो केस कौन सा है, 1 2 3 4 वाला, मतलब E2। अब ऊपर क्या लिखा जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 4/6 into 1/2 अपॉन 2/6 into 3/8 प्लस 4/6 into 1/2। तो 6 तो कॉमन लेकर कट जाएगा, ये 2 बचा, 2/3/4 प्लस 2 2/8
8 3 11 बटे 8 बटे आपको E1 E2 का बात पहले पढ़ रही है, ये बात मैं कहां समझ में आ जाएगी, लास्ट लाइन से पहले पढ़ जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है परसेंटेज में, तो उसको पॉइंट में आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं, जिससे इजीली आपका वो हो जाएगा। अब एक सवाल और है इसमें जो आपको थोड़ा तंग कर सकता है, वो सवाल स्टार्टिंग में ही है, वो सवाल है सवाल नंबर 4। जो सवाल मैंने करवाया आपको, ये सवाल बोर्ड के पर्पस से करवाए गए, मान लो आप इस सवाल में क्या लाइन थी, 9 के इसमें एक टाइम इवेंट लिखा P1 और सवाल 6 नंबर में आता है, सुनेगा मतलब फुल नंबर का सवाल चाहिए 6 नंबर का, और ये 6 लाइन नहीं होती सवाल में, सुनेगा। तो सवाल नंबर 4 देख लो आप। In answering a question on a multiple choice test, a student either know the answer or guess the answer. Let 3/4 the probability he knows the answer और 1/4 probability है वो guess करता है. Assuming that the student who guess the answer will correct the probability 3, but the probability that student knows the answer given that answer is correctly. ये तो सही है, उसने उत्तर दे दिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने तुक्का मारा है, क्या है, he knows the answer, हाँ वो नहीं जानता है आंसर, जानता है। तो E1 E2 का मतलब क्या हो जाएगा, E1 बच्चा जानता है नो द आंसर, E2 मान लेते हैं वो गैस करता है, तुक्का मारता है। चलो तो P1 और P2 हाँ जी। अब देखो सवाल ऊपर दे रखा है, आइदर नो द आंसर और गैस, लाइक 3/4 द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, therefore is he knows the answer, और 1/4 he guess the answer। ये तुक्का मारने की और जानने की क्वालिटी आपकी हो गई। अब सपोज ए रिप्रेजेंट किसको करना है, आंसर इज करेक्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PAE1 बच्चा जानता है आंसर, तो सही आंसर देगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 नहीं होगी, बच्चा जानता है तो सही आंसर देगा ही देगा। इस सवाल में 1 कहीं मिसिंग है, मतलब आपको 1 कहीं नहीं रखा है, आपको खुद समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। तो खुद सोचिए, बच्चा जानता है आंसर तो सही देगा तो देगा आंसर, सही देगा। अब यहां पे आ जाओ, बच्चे ने सही जवाब दिया है लेकिन तुक्का मार के दिया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। देखो नीचे लाइन में लिखा हुआ है, assuming that who guessed the answer will be correct with the probability 1/4, guess the correct answer, guess भी कर रहा है लेकिन करेक्ट guess कर रहा है, कितना प्रोबेबिलिटी है, अब उसका आंसर सही हो जाता है, तो कैसे सही मतलब सही आंसर आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बच्चा जानता था मतलब E1 आंसर इज करेक्ट, तो ऊपर क्या आएगा, 3/4 into 1 upon 3/4 into 1 प्लस 4 तो कट जाएगा, तो 3/3 प्लस 1/4 12/7। देखो इसका आंसर कितना रखा है, गलत कर दिया मैंने, क्या हुआ उसमें 3/13/4, हाँ वो तो कह रहे हैं ना, कैसे 12/3/7 कैसे आंसर आएगा, ये इसका आंसर निकल के आ गया, चेक करो इसका आंसर। तो अभी जो सवाल हमने किए हैं वो कौन से कर लिए, 10वां 12वां 4था, सही है इसका आंसर। चलो अब एक सवाल और देखो इसमें, ये
सवाल एग्जाम्पल नंबर 21 देखना एक बार, आप घर पे करना। ये सवाल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, तो लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21। एक आदमी है, वो 4 बातों में से 3 बार सही बोलता है। अगर वो 4 बार बोलता है बाई चांस, तो 3 बार तो सही बोलता है, एक बार वो झूठ छुपा देता है ऐसे। यदि उसने डाई को थ्रो किया, उसने कहा 6 आया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वास्तव में 6 आया है? नहीं, वो झूठ बोल देता है ना कभी कभी, तो 25% झूठ बोलता है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सही मायने में 6 आया है। तो 2 केस बनेंगे, 6 वास्तव में आया है और 6 वास्तव में नहीं आया। इवन मान लो कि 6 आया है, इनटू 6 नहीं आया है। अब डाई पर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो 2 केस बन जाएंगे आपके। इवन का मतलब क्या शो करते हैं हम? 6 आएगा, उसको आप लगा सकते हैं आराम से। तो अब एक काम, एग्जाम्पल नंबर 19 और सवाल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नहीं, कई बार तो हाँ, एक बात और है, चलो मैं उसको करवा देता हूं। मिसलेनियस खोल लीजिए, उसमें सवाल है एक बेस थ्योरम का, और कितने पेज नंबर पर मिल गया। क्वेश्चन नंबर है 13। इसे कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल तुम लगा ही लोगे देख के समझ के। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सवाल है, तो 13 क्वेश्चन मिसलेनियस का है, बीच का सवाल है। तो एज्यूम दैट द चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। एक सज्जन है, कोई आदमी है, उनको हार्ट अटैक का चांस कितना है? 40% है। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा को रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। यदि वो योगा करते हैं तो हार्ट अटैक का चांस कितना कम हो सकता है? 30%। यदि वो दवा लेते हैं तो कितना कम हो जाएगा? 25%। लेकिन एक बार में वो एक ही कोर्स फॉलो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, दवा खा सकते हैं। ठीक, चलो अब उस आदमी को इधर हार्ट अटैक आ गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने योगा को फॉलो किया है? योगा, तो योगा इवन भी मान लेंगे, जो लास्ट टाइम वाली काम की होती है। इवन मैंने मान लिया कि योगा करते हैं, इवन मैंने मान लिया वो दवाई लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योगा, 2 कोर्स हमारे पास है, तो रैंडम चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2। 2 ही कोर्स है मेरे पास, दवा खा लो, योगा कर लो, चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। अब सपोज H रिप्रेजेंट द हार्ट अटैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक यदि वो योगा कर रहे हैं। ये लाइन बड़ी काम की है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है यदि योगा करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? उसको आदमी को 40% तो चांस है हार्ट अटैक आने के। योगा करने से कितना कम हो जाता है? 30%। ये कम हो जाता है, इसमें बड़ा लफड़ा है। बच्चे लिख देते 30%। 40% था, इसका भी 30% कम हो जाता है। तो 40 में से घटाना है 40 का 30%, कितना बचेगा? लगा दो, 40 में से घटाओ 40 का 30%, कितना बचा है जी? ये देखो कितना सही क्वेश्चन, छोटा सा है। 40% में से घटाना है 40% का 30%, कितना बचा आंसर? 28। इसको ऐसे करेंगे हम, देखो चलो कितना कम हुआ? 30%। कितना बचा? 70% बचा ना। तो 40 में गुणा कर देंगे 70% से, मतलब 0.7, 7 चौक 28, कितना बचा? 28% चांस बचा ना। 28 आपका सही है, वो निकल के आया है। 40 माइनस इसका बचा। अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसको आ गया बेचारे को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन उसने दवाई खाई थी, दवाई मतलब E2 कोर्स फॉलो किया, तो कितना कम हो जाता है कोर्स, तो हार्ट अटैक 25%। 40 में से घटाएंगे 40 का 25%, कितना बचेगा, सोच कर देखो कितना कम बढ़ता है, 25%, कितना बाकी रह गया, 75%, कितना बचा ये, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 10 से 10 बार कितना हो गया, 30 बचा, तो कितना बचा ये, 30%, ये हो गया। अब उसको आ गया हार्ट अटैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने कौन सा कोर्स फॉलो किया था, योगा वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसको हार्ट अटैक तो आ चुका है, ये घटना घट चुकी है, क्या फॉलो किया, योगा, E1 ऊपर का लिखा जाएगा योगा वाला, 1/2 इंटू 28 बटे 1/2 इंटू 28 बटे 100 प्लस 1/2 इंटू 30 बटे 100, 1/2 तो बढ़ जाएगा ऊपर लेके, 100 भी कट जाएगा, तो 28 बटे 58 है जी, ये बचेगा, कितना बचा, 19 नहीं 14 बटे, देखो जरा आंसर, इसका 14 बटे 29 आना चाहिए, कितना सा आंसर चाहिए, चलो इसमें गलती क्या होती है, यहां पर मतलब ये जो चीजें हैं ये ध्यान से लिखनी है, ये वो समस्या है जो आपने अगर पहले नहीं करी तो आप अक्सर गलत कर देंगे चीज को, सही है ना। तो बच्चे हमें क्या लिखते हैं, 25 कम कर दिया कुर्ती का, 15 लिख के आ गए, इसको 40 का कम किया तो हटा के 10 का मिला गए, ये गलत हो जाता है, तो ध्यान से करेंगे, 22 क्वेश्चन आप लगाओ और फिर नेक्स्ट पीरियड में फिर आपको और डिस्कस करके बताते हैं।